Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this platform Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं हमारा मिशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022। सो 2022 के लिए हम लोग फुल फ्लेज तैयारी के लिए जुट चुके हैं। मैं आपको इतनी एडवाइस करूंगा, फॉलो दिस प्लान, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी टिल अप्रैल। मतलब अप्रैल में जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपीएससी बहुत स्पेसिफिक नोटिफिकेशन का बता देती है, एग्जाम कब कंडक्ट करना है वो ऑलरेडी बता दिया जाता है। सो आपका जो नोटिफिकेशन है दैट विल कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के महीने तक ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो एंड उसके बाद की स्ट्रैटेजी बाद में देखेंगे। अप्रैल तक अपना पूरा जुनून जो है वो लगा दो, उसके बाद का तो जुनून वैसे ही ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। अब ये स्ट्रैटेजी के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे सारे सब्जेक्ट एक के बाद सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमारे मान लीजिए जो ऐसे एरियाज होते हैं, जो ग्रे एरियाज होते हैं, उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सामने आता है सब्जेक्ट नंबर 1 दैट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, इसका मार्कर मैं चेंज कर देता हूँ, एक कलर चेंज करते हैं, चलो येलो कलर लेते हैं। सो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री में मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। इस बार आपको पता है कि आपको मेडिवल के भी क्वेश्चंस दिखे हैं, मॉडर्न के भी दिखे हैं एंड एंशिएंट के भी दिखे हैं। और कहाँ से दिखे हैं? सोर्सेज मैंने आपको पहले ही बताया, शायद ही किसी ने बताए होंगे कि यार सोर्सेज हमारी एनसीईआरटी है, ये कहाँ से भी है, मैंने आपको बताया हुआ है। सो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने सोर्सेज भी बताए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है ना। फिर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी। देखो इस बार भी इकोनॉमी के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जनरल साइंस के तो मतलब तबाही मचा दी। इस सब्जेक्ट में दम है, बहुत जबरदस्त दम है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से भी ज्यादा वेटेज जनरल साइंस की है, ये मान के चलिए। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी है ना। इन्वायरमेंट के मिसलेनियस से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर। तो देखो इस बार जो करंट अफेयर था इतना पूछा नहीं गया, है ना, करंट अफेयर नहीं पूछा गया। लेकिन वही बात आती है ना कि जो 6, 7, 8 सवाल भी होते हैं वो भी मायने रखते हैं, है ना। वो 7, 8 सवाल भी मायने रखते हैं, उनके लिए भी कम से कम हमें 6 महीने की मैगजीन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो अभी कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे वो अप्रैल तक की पढ़ाई करनी है जिसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ वो काम करें जो आपके काम की है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफेंस का आ गया। डिफेंस का एज सच इधर इस बार एग्जाम में नहीं पूछा गया। हाँ, थोड़े से इनडायरेक्ट सवाल डिफेंस के जरूर थे। मैथ्स एंड रीजनिंग का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि 25 सवाल आते ही आते हैं, इस बार भी अगेन यूपीएससी ने थोड़ा सा टाल मटोल कर दिया मैथ्स रीजनिंग के साथ। बट इट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द मैथ्स एंड रीजनिंग। और एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग सीएपीएफ के अंदर इतना भी आसान नहीं आता। कुछ ऐसे सवाल फंसा देते हैं जो कि कैट लेवल के भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं चलते, वहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना कम मैथ्स रीजनिंग आएगा उतना ही अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से मैथ्स रीजनिंग के लिए कच्चे हैं और उनको जो है बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रिप पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पेपर 2 का। तो पेपर 2 के ऊपर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करेंगे पेपर 2 के ऊपर भी। लेकिन पहले इन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये सब्जेक्ट के परे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहीं से सवाल आएंगे, यहीं से सवाल नेक्स्ट में भी पूछे जाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी पूछे जाएंगे। चलो अब पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। जैसे आप टारगेट रखेंगे अप्रैल का महीने का, ठीक है, अप्रैल मंथ जो होगा, मान के चलिए आपका ऐसा वो है टाइम जब अप्रैल तक आपने सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है ना। ऐसे कंसिडर करेंगे तभी अप्रैल तक जुनून के साथ काम कर पाएंगे। अब अप्रैल तक आपने क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, आपने ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, ये जो मैंने सब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से ये जो 8-10 सब्जेक्ट्स होंगे, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आपने चूज कर लेने। अंडरस्टैंड? सो 2 सब्जेक्ट्स आप चूज करोगे फॉर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट तो होगा आपका कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट मतलब जैसे आपके सामने, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इट कुड बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इन कोर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लेना है। ठीक है,
अब एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया तो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो सब्जेक्ट होगा जो आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास टाइम है अप्रैल तक का, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई इसके लिए जरूरी है। अब देखो मेजरली बोला जाता है कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वही इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड जब देखोगे तो पता लगेगा यार उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 3 साल 4 साल लगाए थे, फिर जाके ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो अगर कोई बच्चा स्पेसिफिकली सीएपीएफ की ही तैयारी करने का दम रखता है, बोलता है कि मुझे अगले साल की सीएपीएफ की पढ़ाई पूरी, मैंने एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो वो बच्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 8 महीना लेगा, 8 से 10 महीना लेगा टू कंप्लीट द होल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तैयारी एंड क्लियर करेगा इस एग्जाम को। ये मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि क्या होता है एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से बच्चे तैयारी नहीं कर पाते और उस वजह से क्या होता है टाइम वेस्ट हो जाता है, नॉलेज बढ़ती रहती है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने की नॉलेज नहीं बढ़ती। ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने की नॉलेज आपने बढ़ानी है, वो आपके 6, 8, 10 महीने में भी बढ़ सकती है। समझ आ गया? ओके, सो इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट आपने कोर ले लिया, एक सब्जेक्ट ऐसा ले लिया जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं मैथ्स रीजनिंग सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई मैथ आ गया या रीजनिंग बीच बीच में ले लिया, या फिर आपने ले लिया कोई, चलो लेट्स डू सम पेपर 2 प्रैक्टिस, है ना, पेपर 2 प्रैक्टिस कर लिया आपने, या फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिया, है ना, इंग्लिश ग्रामर पेपर 2 के अंदर ही आएगा, या फिर आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट का कोई पॉइंट पढ़ लिया, एनवायरनमेंट हो गया, आपने डिफेंस का कोई न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। तो सब्जेक्ट 2 होंगे, एक कोर होगा, एक सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। जब भी आप मान लो 2 घंटे अपना हिस्ट्री पढ़ लिया तो उसके बाद 1 घंटे का आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद अगेन हिस्ट्री आइए 2-1.5 घंटे की, फिर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आइए, तो ऐसे आपका 6 घंटे बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ कहाँ पे भागना है, सिर्फ एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स के ऊपर भागना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में, ये जो दुनिया मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया है, इस दुनिया के अंदर सभी को पता है कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है, यार ये स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, थोड़ा बहुत और जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, थोड़े एडवांस होते हैं, जिनसे पेपर निकालने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम उनके पास होता है, तो वो और भी कई फलानी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो सबको किताबों का पता है, लेकिन यहाँ पे कमी क्यों रह जाती है, यहाँ पे फिर भी बच्चा इतना स्कोर नहीं कर पाता कि उससे उम्मीद रखी जाए कि वो मेरिट लिस्ट में आए। क्या रीज़न होता है इसका? रीज़न होता है, ट्रस्ट मी, यही रीज़न है क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द यूट्यूब, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं, बट फिर भी बच्चा नहीं निकाल पा रहा क्योंकि देयर इज अ लैकिंग कहाँ पे है? मेंटोरशिप के अंदर। ठीक है, मेंटोरशिप जो है वो आपका कहीं ना कहीं कमी है मेंटोरशिप के अंदर। आपको कोई, अगर आपने मान लीजिए कोई बड़े बड़े यूट्यूब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप पैसे देते हो सब्सक्रिप्शन बेस पे कि हाँ 2000 का इतना, साल का इतना, है ना, उन सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो 100, 200, 300 बच्चा बैठा होता है ना। उसमें क्या रहता है, उसमें वो टीचर जो होता है और भी उसके काम होते हैं, उसको अपना बिजनेस भी संभालना है, उसने ये काम भी करना है, उसने और भी कई काम करने, वो सब चीजें वो कर रहा होता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो वहां पे मेंटोरशिप का कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो टीचर जो है आपको पर्सनली गाइड कर पाए, बता पाए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको स्टेप उठाना है। वो मेंटोरशिप जो होती है वो मेंटोरशिप नहीं होती, वो 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होती। इट इज जस्ट अ वेग आइडिया कि हाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है ना। तो ये मेंटोरशिप है विच इज समथिंग जो आज के टाइम पे जिसकी वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग आपको सिंपल एनसीईआरटीज ही कवर कराएंगे, आपकी एनसीईआरटीज ही होंगी, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स का कॉम्बिनेशन जो है हमारा कोर्स जो है, हमारा कोर्स आपको देगा। ठीक है, सो कोर्स में आपको मैं बता देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोर्स होगा ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगा, राइट। एंड इसमें बेस्ट क्या होगा, इसमें एनसीईआरटी का क्रक्स होगा, इसमें रेफरेंस बुक्स का क्रक्स होगा और इसमें अलग अलग टीचर, पॉलिटी का टीचर पॉलिटी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी पढ़ा रहा है,
सब जो टीचर हैं वो लाइव रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबिलिटी होंगी, पीडीएफ फाइल, स्टडी नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। अंडरस्टैंड? सो अभी जो है इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 15,600, 15,600 रुपए ये कोर्स की फीस है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप इन दिनों के अंदर कोर्स परचेज करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो वांट कि अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़ते हो तो नेक्स्ट 48-45 वीक्स, जो 45-50 वीक्स रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स आएँ। जो बच्चा हमसे शुरू से एंड तक जुड़ा है, वो बच्चा नहीं जो इंटरव्यू के लिए आपसे जुड़ जाता है और फिर आप उसी का रिजल्ट पब्लिश कर देते हो कि हमारी इतनी सिलेक्शन है, 150 सिलेक्शन है, 100 सिलेक्शन है, 120 सिलेक्शन है, ऐसा रिजल्ट दिखा दिया जाता है। ठीक है, वो हम लोग नहीं करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि 15,600 का ये पूरा कोर्स है, जिसमें हम लोग आपको 30% डिस्काउंट भी देंगे फॉर श्योर, अगर आप बेसिकली आप इस कोर्स को परचेज करने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 8894-320-850 ये नंबर है। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आप सीधा कॉल करके व्हाट्सएप करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि वी ऑल्सो डोंट वांट कि स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़ता रहे और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर बाद में जाके जब उसके 120-110 नंबर आए तो वो खुद बोले कि सर मेहनत तो मैंने बहुत की थी लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी बिकॉज ऑफ द लैकिंग इन द मेंटोरशिप। तो ये मेंटोरशिप में लैकिंग की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इफ़ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, मतलब कोई आपको ये बोलता है कि वो किसी से डरता नहीं है, तो हमारे जो सैम मानेकशॉ द ग्रेट लेजेंड, जो जिनके जुबान से ये लफ्ज निकले हैं, वो कहते हैं कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं डरता नहीं हूं, तो या तो वो मूर्ख है, या तो वो बेवकूफ है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो गोरखा है। सो आपने वो झूठ बोलने वाला एटीट्यूड नहीं रखना कि मेरा पेपर नहीं क्लियर हो रहा, मुझे डर लग रहा है। ऑब्वियसली डर सबको लगता है, बट उस डर के ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप को गोरखा बना के। गोरखा, ठीक है, सो आपको पता है गोरखा बहुत तगड़े हैं, अपने इंडिया में भी सर्व करते हैं, ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते हैं। दे हैव अ ग्रेट लेजेंडरी रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो इसी कैटेगरी के अंदर आपने लाई करना है। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इन्हीं चीजों के अंदर स्टिक करना है, पकड़ के रखना है ये सब्जेक्ट्स को। ठीक है, क्या देखो एक लास्ट चीज मैं और बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ कि क्या आपको ये स्ट्रैटेजी होती है। देखो कट ऑफ क्लियर करना है ना, कट ऑफ, ठीक है, सो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जो कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप पकड़ लो। अगर मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, अगर मैथ्स रीजनिंग पक्का है, ठीक है, आजकल तो उससे भी कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी वो जितने भी आते हैं, अगर आते हैं तो आपके पूरे स्कोर आएंगे। इसमें डाउट हो जाता है हिस्ट्री में क्या सही है क्या गलत है। तो मैथ्स रीजनिंग अगर स्ट्रांग है और जीएस जनरल साइंस स्ट्रांग है तो आपके, और हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एवरेज भी है, तो आप वैसे कट ऑफ निकालोगे। बट अगर आपके ये सब्जेक्ट भी स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा ऐसे वैसे है, तो यहाँ से आपकी कट ऑफ 100% निकलेगी। आगे आपने कैसे निकालना है वो करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें। तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री में आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी, देखो करना ये सारी चीजें हैं, क्यों, क्योंकि टाइम है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी के बेसिस पे करना है। कैसे, जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चीज जो है इसको खत्म करना है। अब कोई स्टूडेंट ना, एक स्टूडेंट मेरी क्लास इस लेक्चर के नीचे, मतलब पिछले लेक्चर के नीचे एक स्टूडेंट ने बहुत हम्बल तरीके से ये लिखा कि सर यूपीएससी नो डाउट एनसीईआरटीज को फॉलो कर रही है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटीज ना फॉलो करें, है ना, उसने ये बोला। तो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल है अनप्रेडिक्टेबल। पॉइंट इज कि जो ट्रेंड यूपीएससी फॉलो कर रही है, कम से कम वो ट्रेंड तो फॉलो कर लो। अगर वो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है ट्रेंड, एनसीईआरटी फॉलो करो। अब मैं आपको ये एनसीईआरटी क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ बिकॉज आई हैव एनालाइज द ट्रेंडिंग।
तो वो ट्रेंड एनालिसिस का वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करके ही बोलता हूं कि इस तरीके से। अगर ट्रेंड में चेंज आया तो बता दूंगा फटाफट कि भाई ट्रेंड में चेंज आ गया, और अगर ट्रेंड में चेंज आ गया, जिसने वो ट्रेंड पकड़ लिया वो क्लियर करेगा, जिसने नहीं पकड़ा वो नहीं क्लियर कर पाएगा, है कि नहीं, और बहुत सारे नहीं क्लियर कर पाएंगे। पॉइंट ये है। तो आप ऐसा मत सोचिए, जो मैं बता रहा हूं वो इसीलिए है क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करके ही बता रहा हूं। अब देखो थीम 1, थीम 2, थीम 3, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी में क्लियर करना है। ये नहीं कि पहले थीम 3 पढ़ लिया, हाँ इंटरेस्ट है आपका तो थीम 3 पढ़ लीजिए और फिर थीम 1 पढ़ लीजिए, फिर थीम 2 पढ़ लीजिए, बट बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी जस्ट सॉर्ट आउट दिस पॉइंट, ठीक है, कि थीम 1, 2, 3 पहले पढ़नी है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आई वुड हाईली सजेस्ट क्या करना है, आपने ये 2-3 बार पढ़ ली, उसके बाद आपने क्या करना है 6 से लेके 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, या आप इसको पढ़ने से पहले जिस बच्चे ने लूसेंट जीके हिस्ट्री पढ़ी है, मान लो किसी ने लूसेंट जीके हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो बच्चा क्या करेगा, देखो वो बच्चा क्या करेगा, वो लूसेंट जीके हिस्ट्री को ही पढ़ेगा। पहले ये पढ़ ली, सबसे पहले ये किताब पढ़ ली, उसके बाद लूसेंट जीके हिस्ट्री उसने जो पहले ही रिवाइज कर चुका है वो पढ़ेगा सेकेंड उसमें, और फिर उसके बाद ये 6 से लेके 8 की थर्ड उसमें पढ़ेगा, थर्ड प्रायोरिटी में पढ़ेगा। समझ आ गया? अब मेरा थॉट क्या है इसके पीछे, देखो आपने थीम्स पढ़ ली, आपने क्या किया कि थीम्स पढ़ ली, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने मान लीजिए लूसेंट जीके पढ़ ली होगी, तो आप क्या करोगे, दोबारा से लूसेंट जीके दोबारा से पढ़ लोगे, ठीक है, ये दूसरी प्रायोरिटी। फिर तीसरी प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, अब आपने जो 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, मान लीजिए आपने 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो इसमें वैसे नहीं कि एक एक वर्ड पढ़ना है, इसमें आपने देखना है क्या मैं छांट सकता हूँ, क्या मेरे को लगता है कि इसमें और इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी जो इसके अंदर है, वो छांटने वाली जो थॉट है ना, उसके साथ आपने 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसे नहीं कि मैं वर्ड पढ़ लूँ, कवर नहीं करना, बस उसमें से देखना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, समझ रहे हो आप, ये चीज़ देखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मोटा तगड़ा सोर्स पकड़ चुके हो, ये दोनों सोर्स पकड़ लिए, अब इसको जो है रिवाइज करो और बाद में जाके 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को पकड़ो और उसमें देखो कि क्या मैं छांट सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, कुछ ऐसा है जो निकालने वाला है। और यहीं से ट्रस्ट में, यहीं से 2-3 सवाल जो किसी को नहीं आते होंगे ना, वो बोलेगा यार कहाँ से, वो बहुत बड़ी तगड़ी बुक से आए थे लेकिन आए इधर से होते हैं। तो यहाँ पे ग्रे एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रे एरिया होता है, जहाँ से आपको 2, 4, 5, 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं और वो 6 नंबर आपकी मेरिट बनाते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया, ओके। अब कोई आप ही में से बोलेंगे कि सर हमने तो राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बहुत बढ़िया, मैंने भी यही किताब पढ़ी थी अपने टाइम पे, तो स्पेक्ट्रम पढ़ी है जिस स्टूडेंट ने, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी चेंज नहीं होगी, नंबर 1 प्रायोरिटी थीम्स, उसके बाद वो क्या करेगा, सीधा कूद जाएगा स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम उसने पढ़ ली तो मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया। तो अगर टाइम मिल जाएगा, अगर टाइम मिल गया, मैं ये नहीं कह रहा कि करना पड़ेगा आपको, अगर टाइम मिल गया तो ये 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटीज़ को मतलब ये देख लेना कि इसमें क्या क्या छांटने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वुड टेक हार्डली 2 डेज। अगर थोड़ा सा आप जो है लेथार्जिक तरीके से करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। अगर आपने बहुत स्पीड से किया और आपने तब किया जब आपने ये पढ़ लिया अच्छे से और ये किताब पढ़ ली तब किया, तो इट वुड हार्डली टेक 6 to 7 आवर्स, 7 घंटे 8 घंटे लेंगे टू कंप्लीट द होल 6 to 8 एनसीईआरटीज। इतना समझ आ गया, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखिए, ये सुनने में दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन कवर करने में बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे मेंटोरशिप की हेल्प होती है, यहाँ पे मेंटोरशिप आपको हेल्प देता है, ठीक है। सो हमारे जो कोर्सेज हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड इन्हीं के बेस पर कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से स्टडी नोट के फॉर्म में मिलेंगी। चलो ये क्लियर हो गया। चलो हिस्ट्री आई थिंक आपका क्लियर है, कोई डाउट कोई दिक्कत होगी कमेंट डाउन बिलो। अंडरस्टैंड नाउ। ज्योग्राफी की बात करें, सो ज्योग्राफी के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है। सबसे पहली प्रायोरिटी है दिस 11th 12th फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट गोल क्या है, 11th 12th को आपने कवर करना है।
कितनी किताबें हैं 11 12 की? 4 किताबें हैं। 4 किताबें कवर करना इट्स अ बिग टास्क, इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, बट इसको अचीव करना पड़ेगा आपको। यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना है? देखो उसके बाद आपने जीसी लियोंग जो है, जीसी लियोंग का क्या करना है? जो पार्ट 2 है, जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर जो क्लाइमेटिक रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन जो है, क्लाइमेटिक रीजन, ये आपने क्या करना है? इनको याद रखना है या इनको रीड कर लेना है। अंडरस्टैंड हो गया? ये दूसरा काम कर लिया। तीसरा काम क्या करना है, जो कि मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटीज को आपने वही छांट छांट के वो सारी चीजें अपनी 11 12 के अंदर पेस्ट कर लेनी है। अंडरस्टैंड हो रहा है? अच्छा, और मैं इसके अंदर क्या कहना चाहता हूं, अगर आपने 6 से लेके 8 10th तक की आप जब घुस रहे हैं, 6 से लेके 10 तक की, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 10th क्लास की बुक को छांटना है, उसके बाद 9th क्लास की बुक को छांटना है, उसके बाद 8th क्लास की बुक को छांटना है। 7th और 6th क्लास की जो बुक है, अगर टाइम मिलता है तो छांट लीजिएगा। वैसे दोज आर वेरी बेसिक थिंग्स बट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब यहीं से आपका जो है वो जो जिसे कहते हैं ना 2 4 5 6 नंबर का जो एज होती है, जो बाकी नहीं पढ़ कर पाएगा, बाकी सोचेगा अरे ये पता नहीं कौन से सतविंदर सिंह से आ गई है, सविंदर सिंह, पता नहीं कौन कौन सी किताबें हैं, माजिद हुसैन से ज्योग्राफी से आ गए। नहीं, वो वहां से नहीं आया होगा, वो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी के अंदर से ही सवाल पूछा गया होगा। समझ आ गया? अब मैप्स की बात करते हैं। देखिए सीएपीएफ सीडीएस, सीएपीएफ के अंदर मैप्स का इतना रोल नहीं है जितना 5 साल का ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। मैप में एक आधा सवाल आता है और वो भी आता कहां से? करंट इवेंट से। सो मैप कहां से आता है? करंट इवेंट से। आपको कोई भी करंट इवेंट से, ठीक है, आपको कोई भी ऐसी चीज जो करंट में नहीं है, मैंने देखा है यार आईएएस में तो पूरा का पूरा मैपिंग करवा दिया जाता है, जिसमें पूरे मैप्स को एक एक कौन सी किसकी कैपिटल है, किसकी क्या करेंसी है, कौन सा क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स, कितने स्टेट्स हैं, वो सब बहुत कुछ होता है। पूरा एक 3-3 घंटे की एक कॉन्टिनेंट को कवर करने की क्लास होती है, लेकिन वो क्लास हमारे काम की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैप जो आएगा ना आपका, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट इवेंट से आएगा। सो हम क्यों ना मैप्स को वैसे पढ़ें जो करंट इवेंट के हिसाब से हो, रादर देन वो चीज़ करें जो कि बेसिकली जनरल है, कि आपको 3-3 घंटे एक कॉन्टिनेंट का ही पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये आपने ध्यान देना है इस चीज़ को। समझ आ गया? अब देखिए, तो इसको क्रक्स अगर निकालें, इसका क्रक्स निकालें, देखिए है तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। मुश्किल काम क्या? 11 12 की एनसीईआरटी को ही कवर करना, इट्स अ बिग टास्क, कम टास्क नहीं है, बड़ा ही टास्क है ना। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 9 10 की 11 12 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। 4 एनसीईआरटी है, 4 बुक्स, 4 किताबें हैं ये। अंडरस्टैंड? फिर जीसी लियोंग आता है, जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 है उसको कवर कर लीजिए, और फिर आपने 6 से लेकर 10 तक की, उसमें भी 10th 9th 8th करना है। अब ये सारी चीजें जो हैं आपको हमारे कोर्स के ज्योग्राफी सेक्शन में कंसोलिडेटेड तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम लोग यही कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग का एकदम क्रक्स जो होता है कंसोलिडेटेड वर्जन हमारे कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए बाइबल जो है पॉलिटी के लिए वो है हमारी लक्ष्मीकांत, वो आपको सबको पता है, ठीक है। सो लक्ष्मीकांत देखो, अब लक्ष्मीकांत आप क्या कर सकते हो बेस्ट, लक्ष्मीकांत का तो करना ही करना है, लक्ष्मीकांत विदाउट एनी डाउट पढ़ना है। अब लक्ष्मीकांत हर दुनिया का हर बच्चा पढ़ता है, दुनिया मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया, उसमें हर बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। बट इसमें भी क्या है ना कि वो 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट का चैप्टर जो था, पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब उसी में ही 10 चैप्टर आ जाते हैं पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर। सो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो यूजुअली क्या होता है, लास्ट के दिनों में ना बच्चा सोचता है यार इतना बड़ा चैप्टर है कैसे करेंगे, है ना, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा, तो हम छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं रिवीजन के तौर में, पार्लियामेंट थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं, ठीक है। बट 2020 के पेपर के अंदर, सीएपीएफ के अंदर पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर घुस के सवाल आए थे, ऐसे सवाल जो पार्लियामेंट के 3 बार रिवीजन करोगे तब सवाल सॉल्व होगा। समझ आ रहा है? और फिर काफी उस लेवल के सवाल थे जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट कहां से चाहिए,
केवल लक्ष्मीकांत से चाहिए, होएगा सॉल्व, होएगा। समझ आ गया? तो वो जो चीज़ें हैं ना कि कैसे आपने ये चीज़ें सॉल्व करनी है, ये सॉल्व करने का तरीका पार्लियामेंट का चैप्टर है, इसको आप बहुत तरीके से पढ़ेंगे। कुछ 10 चैप्टर्स होते हैं लक्ष्मीकांत के जहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। FR, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पार्लियामेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, और अपना जो सेंट्रल स्टेट जो लेजिस्लेचर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ये कुछ चैप्टर्स है। प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से मुश्किल चैप्टर्स होते हैं बट पूछे जाते हैं 100% सवाल, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो किताब पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपने 1 बाय 1 चैप्टर करते जाने हैं। जैसे जैसे क्यूरोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पूरा बुक भी इजीली होता जाएगा सॉल्व। इसके अलावा आपने क्या करना है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पे क्रक्स होगा। क्रक्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको डब्बों में मिलती है ना, जैसे एनसीईआरटी में वो साइड साइड में डब्बे होते हैं, है ना, वो डब्बों वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज भी आपको हमारे कोर्स के अंदर आराम से मिल जाएगी कि हाँ ये कोर्स के अंदर हमें वो जो डब्बों वाली चीजें हैं वो हम लोग ऐड ऑन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है ये ट्रेंड अभी अभी देखने को मिला है 2-3 साल के अंदर कि ये जो साइड साइड में ये जो एनसीईआरटी पॉलिटी की भी एनसीईआरटी है उसमें से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ट्रस्ट मी, पूछा तो एक ही सवाल जाएगा या 2 सवाल पूछ लिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यार वो 2 सवाल कौन से बहुत बड़े कैट लेवल के क्वेश्चन है या बहुत डीपर एनालिसिस वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा हमने कोई रेफरेंस बुक्स पढ़नी है वहाँ से वो सवाल सॉल्व नहीं। यार एनसीईआरटी, तो क्यों ना एनसीईआरटी का क्रक्स हम लोग पकड़ के चलें और वो सॉल्व करें सवालों को, ठीक है। सो बाकी PYQs है, PYQs का मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली मतलब ट्यूसडे को ऑफ छोड़ के, ट्यूसडे को छोड़ के बाकी हर दिन, संडे भी, मंडे भी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन हमारी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? डेली क्लास होगी ट्यूसडे ऑफ को छोड़ के, डेली एग्जैक्टली एट 6 PM 6 बजे हमारी लाइव क्लास होगी। कौन सी लाइव क्लास होगी? PYQ एनालिसिस ऑफ ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ऑल डिफेंस मतलब एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सारे डिफेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जनरल स्टडीज के, वो हम लोग डेली लाइव क्लास लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज यहाँ से 1-1.5-2 महीना लगाओ, आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार हम लोग जो बोलते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है, वो किस बेसिस पे कहते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। समझ आ गया? तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। पॉलिटी डन है। इकोनॉमिक्स में आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स भी देखो इस बार भी गूगली आ गई, मतलब इस बार भी इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे सवाल पूछे गए। 11th-12th की एनसीईआरटी 101% पढ़ना है। 12th की एनसीईआरटी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं विदाउट एनी डाउट। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं विदाउट एनी डाउट। क्लियर हो गया? चलो, इसके अलावा आपने क्या करना है, बजट इकोनॉमिक सर्वे कहीं से भी देख लो, हम लोग भी डालते रहेंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे, इतना अंदर नहीं घुस के जाना, बस ये देखना है कि कुछ नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। बजट तो चलो ठीक है, 4 पेजेस का बजट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा से ज्यादा ये देख लेना है कोई नई टर्म तो नहीं इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो वो इनविजिबल हैंड जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो पूछ लिया गया था, किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। तो ऐसे ऐसे न्यू टर्म्स जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंसस, अब देखो सेंसस का एक पेट क्वेश्चन, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। सेंसस के साथ साथ आपको सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस होता है, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस होता है, उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से भी आपको पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है, सेंसस तो है ही है, बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे भी आप थोड़ा बहुत तैयार कर लें, और नहीं तैयार होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना टाइम टू टाइम, हम लोग, मैं फटाफट आधे घंटे की क्लास ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। और पीवाईक्यू का आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग पीवाईक्यू एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ ला ही रहे हैं, तो ये सब पीवाईक्यू हम लोग कवर कर ही रहे हैं। 6 बजे लाइव क्लास होगी। ओके, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये किताब कंप्लीट करना है। 2 किताबें, 2 बुक्स, सबसे पहले आप ये 2 बुक्स कंप्लीट करेंगे। समझ आ गया? उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना, एक कोर सब्जेक्ट और एक सेकेंडरी में मान लो बजट आ गया, फटाफट बजट 1-आधे घंटे में खत्म कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, 1-आधे घंटे में कवर कर लिया, सेंसस का अलग से अपना चार्ट बना लो जहां से आपको सेंसस पूरा खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? चलो, अब इसके अलावा जो है हमारे पास है जनरल साइंस। सो जनरल साइंस जो है, याद रखो, ये एक ऐसी चीज़ है जहां से आपका 25 से 30 सवाल पूछे ही जाएंगे विदाउट एनी डाउट।
अब जनरल साइंस में ये मत सोचिएगा कि बायो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कम पूछी, ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है। छोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के तीनों पकड़ के रखने हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जनरल साइंस में जनरली ये बोला जाता है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, यही बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले 10th तक की 10th एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपने 9th पे कूदना है, फिर आपने 8th पे कूदना है। 6th 7th की एनसीईआरटी आप जस्ट रेस्ट पे लगा दीजिए कि हाँ मैं आगे पढ़ लूंगा, पर पहले आपने ये 3 एनसीईआरटीज को पूरा फुल फ्लेज पकड़ लेना है। 9th 10th की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सवाल क्लियर होगा ना, सवाल मतलब जो सवाल पूछे जाएंगे वो लगभग 60% सवाल होंगे यहाँ से। मतलब साइंस जनरल साइंस है, उसमें 100 सवाल आ जाते हैं, मतलब 100 सवाल तो पूछे नहीं जाते, मैं कह रहा हूँ 100% सवाल हैं, ठीक है। 100% जनरल साइंस से सवाल आते हैं, तो उसमें से 60% सवाल 9th 10th 8th की एनसीईआरटी से होंगे, और आप इन 60% सवालों को सॉल्व कर पाएंगे इन किताबों के थ्रू। लेकिन जो 40% सवाल होंगे, उन 40% में से जो 30% सवाल होंगे वो ऐसे सवाल होंगे जो यहाँ से सॉल्व नहीं होंगे, वो होंगे +1 एंड +2 की किताबों से होंगे। समझ आ गया? इतना क्लियर है? तो आपको पता है कि दुनिया में हर बच्चे को पता है 9th 10th की एनसीईआरटी, 8th की एनसीईआरटी, एज जहाँ पे लेनी है, जहाँ पे मेरिट लिस्ट बनानी है अपनी, जहाँ पे 150 तक पहुँचना है, 160 तक पहुँचना है, तो आपने क्या करना है, आपने इन एरियाज पे टारगेट करना है। किन एरियाज पे? इन एरियाज पे। ये जो एरिया है ना, ये 30% में से 20-25% भी आप सही करके आ गए, ठीक है, तो आपका गेम हो गया, मतलब आपने जीत लिया वो जनरल साइंस के एस्पेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे +1 +2 जो है आपको कवर करनी पड़ेगी। अब कितनी +1 +2 कवर करनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आपको ये मैं आगे वही उसको हिस्से में बताने वाला हूँ कि क्या आपने इसमें कितना कवर करना है। जैसे सबसे पहले बायो को देख लेते। बायोलॉजी में आपके पास 12th की बायो है। 12th की बायो के अंदर ये चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, इन चैप्टर्स को खत्म करना है। साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ डिजीज स्ट्रैटेजी फॉर, ये सेम बायो का ही वो एस्पेक्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट इज बायो के अंदर ही आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, ये और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों है। इसमें जस्ट आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि यार हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन एंथैलेपी क्या होती है, ये कुछ टर्म्स है, थोड़ी थोड़ी देख लेना। वैसे मैं बोलूँगा कि आप मत देखिएगा इस चैप्टर को, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना कि क्या कहते हैं, कुछ फादर ऑफ फूदर ऑफ, ये कुछ सवाल हैं जो देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास इन्वायरमेंट का जो इशू पॉइंट्स होंगे, जितना भी इन्वायरमेंटल है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो आपने शंकर आईएएस से क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। पढ़ना कहाँ से? यहाँ से पढ़ना है, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है अपना एनवायरमेंटल पोर्शन। अंडरस्टैंड हो गया? एनवायरमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड, अंडरस्टैंड? ओके, ये चैप्टर आपको मैंने बता दिए। अब 11th, तो वो थी 12th क्लास की एनसीईआरटी, जहां मैंने आपको बता दी 2 सेक्शन है, एक एनवायरमेंट का, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा पहला जो सेक्शन था वो मैंने बता दिया आपको कि ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस से रिलेटेड। अब बायोलॉजी 11th क्लास की जो है, उसमें आपने क्या करना है, सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 3 चैप्टर आपने +1 की बायो से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री पार्ट। तो केमिस्ट्री पार्ट में आपने क्या करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम लोग चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आ गया। उसके बाद ये चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया होगा टू गेट द पीडीएफ फाइल, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपके पास वो आ जाएगा पीडीएफ फाइल, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स है हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके काम की है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें सॉलिड स्टेट सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो आपसे
पूछी गई है या आपको पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स है। फिजिक्स में हमने देखा 11th क्लास की फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड है, सीधे सीधे पूछे गए थे। लेजर का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया था, और कौन से ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सीधा यहीं से सवाल था। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन से पूछा गया ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से भी सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद और क्या है 12th क्लास के एनसीईआरटी ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत तगड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूछे गए हैं सवाल। माइक्रोस्कोप के ऊपर पूछा गया है, ऑप्टिकल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बहुत सारे सवाल यहीं से पूछे हैं। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी फिजिक्स के अंदर कवर होंगी। क्लियर हो गया। एनवायरनमेंट में आपको मैंने बता दिया, इससे बाहर जाना नहीं। बायोलॉजी का सेकंड जो अपना जो बायोलॉजी +2 की है वहां पे आपको 4 चैप्टर एनवायरनमेंट के मिलेंगे, वही मैं रिपीट यहाँ पे बता ही रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और करंट अफेयर है माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर अभी बिल्कुल मत करो। अगर तो आप और पेपर की तैयारी कर रहे हो जैसे सीडीएस हो गया, तो उस सिचुएशन में करंट अफेयर पढ़ना जायज़ है, लेकिन अभी सीएपीएफ के लिए करंट अफेयर बिल्कुल मत पढ़िए, स्टैटिक पे फोकस कीजिए, बस इतना सा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सो ओके राइट, सो करंट अफेयर क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिफेंस के अंदर आपने क्या करना है, जो स्टैटिक जीके होती है डिफेंस की, लूसेंट की, वहां पे जाना है। और लूसेंट की जो स्टैटिक जीके के अंदर डिफेंस का जो सेक्शन है वहां पे रैंक्स, हेडक्वार्टर, सीएपीएफ के रिगार्डिंग कुछ है, डिफेंस इंस्टीट्यूट, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, आई थिंक हार्डली टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट द होल थिंग, अंडरस्टैंड। सो ये हार्डली टेक करेगा, ठीक है। सो आज की क्लास के अंदर तो हमने स्पेसिफिकली बात कर ली कि यार देखो हमने पेपर 1 को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, सिंपल, ठीक है। पेपर 1 को कैसे पढ़ना है, अप्रैल तक पढ़ना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी। क्या पता उस टाइम पे इतनी सारी पोजीशंस आ जाए कि हम लोग ने इतना जो मेहनत किया वो और भी 4 गुना मेहनत हो जाए। अभी जो बात चल रही है दैट इज स्किल सेट बनाने की, स्किल सेट, समझ रहे हो आप, स्किल सेट, ठीक है। स्किल सेट का मतलब क्या है, अभी आप सिर्फ अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, अपने नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हो, नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे काम कर रहे हो, बट इससे भी ऊपर जो चीज आती है वो आती है माइंडसेट। सो माइंडसेट कैसे, वो जो माइंडसेट होता है कि ऑपरेशन पूरा करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज विजय पानी है, वो माइंडसेट कैसे बनेगा, जब स्किल सेट पक्का होगा, जब स्किल सेट में मजबूती होगी। तो स्किल सेट अप्रैल तक बना लो, माइंडसेट आपका अप्रैल के बाद खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। कोई भी डाउट क्वेरी है, आपको मैंने नंबर दिया है, आप वहां पे व्हाट्सएप कीजिए। हमारे ये जो पूरा कोर्स है जिसमें हमने बताया कि एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स का पूरा कंसोलिडेशन वो आपके पास मिल जाएगा। हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट्स ऑल्सो, सो बेस्ट ऑप्शन इज गो एंड चेक दोज कोर्सेज, ठीक है। चलो कोई डाउट क्वेरी है, डू लेट अस नो। थैंक यू, जय हिंद।